Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 30th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है आफ्टर हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान कांग्रेस इन कर्नाटका फॉर रिटर्न टू ओल्ड पेंशन। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि वापस जा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। तो क्या ये फाइनेंशियली साउंड मूव है या नहीं है? तो आरबीआई का ये कहना है कि ये एक फाइनेंशियली साउंड मूव नहीं है। इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाओगे तो सरकार की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली ये है कि जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन की तरह दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम है या तो नेशनल पेंशन सिस्टम में, ये यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि एम्प्लॉय यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी। फिर ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसको इन्वेस्ट किया जाएगा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, और जैसा भी यहाँ पर शेयर्स एंड बॉन्ड्स ने परफॉर्म किया होगा उसके बेसिस पर पेंशन मिलेगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये क्यों प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाएंगे? तो इसका रीज़न हो सकता है वोटर्स को वू करने के लिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि कांग्रेस अगर यहाँ पर जीतती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आया जाएगा। सेम हो सकता है कि कर्नाटका में भी प्रॉमिस कर दिया जाए। वन ऑफ द रीजंस एट्रीब्यूटेड टू द कांग्रेस विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश was its support for OPS. This is why the party is inclined towards bringing back the scheme in Karnataka. पेंशन कॉस्ट इंक्रीजिंग, इट रिमेन्स टू बी सीन क्या ये एक फाइनेंशियली साउंड मूव है या नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कोई इंसान 60 में रिटायर होता है और 80 साल में उसकी डेथ होती है तो 20 साल तक यहाँ पर सरकार को उसको पेंशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है report 165 death penalties by trial courts in 2022 most since 2000। तो यहाँ पर बात की गई है डेथ पेनल्टी की। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जानी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाना चाहिए। तो आपके पास बस पहले से पॉइंट्स प्रिपेयर होने चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसको लेकर 4-5 पॉइंट्स, क्यों नहीं होना चाहिए उसको लेकर 4-5 पॉइंट्स। तो इवन एज द सुप्रीम कोर्ट has called for reforming death penalty sentencing, trial courts awarded 165 death sentences in 2022, the highest in over 2 decades। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डेथ पेनल्टी को लेकर पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। According to NCRB data, 165 death penalties were awarded by trial courts in 2000. The corresponding figure for the last 5 years was 146 in 2021, 78 in 2020। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री सर्वे। तो ये कौन से सर्वे की बात की गई है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। बीटेक ओनली यूजी प्रोग्राम जिसमें इनरोलमेंट में डिप देखा गया है और एमटेक में भी यहाँ पर डिप देखा गया है। Engineering is the only undergraduate program in the country that has registered a decline in student enrollment over the last 5 years. According to AISHE, All India Survey on Higher Education, the absolute admission numbers are still the lowest in 5 years. A similar decline has been also observed in the MTech program, where the number of students has decreased from 1.6 lakhs in 2016-17 to 1.38 lakh in 2020-2021। नेक्स्ट यहाँ पर मिलेट्स की बात की गई है। तो सरकार मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एज द गवर्नमेंट प्रमोट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स ऑन संडे इन हिज मन की बात एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट एवरी G20 समिट इवेंट इन इंडिया। तो वहाँ पर मिलेट डिशेज होंगी। अगर हम मिलेट प्रोडक्शन की इंडिया में बात करें तो इंडिया का मिलेट आउटपुट डिक्रीज हुआ है। इंडियाज मिलेट आउटपुट हैज़ फॉलन फ्रॉम 21.32 मिलियन टन्स इन 2003-04 to 15.92 million tons in 2021-22। India is among the top 5 exporters of millets in the world। मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। UNSC does not reflect today's realities is paralyzed। तो UN में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सबको पता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हम देख लेते हैं। UNSC आज की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे कि UNSC में एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया कि जो यहाँ पर रशिया ने 4 रीजन्स को क्लेम किया है,
इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन लाया गया, लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने वीटो कर दिया क्योंकि रशिया एक परमानेंट मेंबर है। द यूएनएससी डज नॉट रिफ्लेक्ट टुडेज रियलिटीज, इज पैरालाइज्ड एंड अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यूएनएससी का जो बेसिक फंक्शन है कि आपको पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, क्या ये इसमें सक्सेसफुल हो पा रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। Russia, a veto-wielding permanent member of the UN, attacked Ukraine in February 2022। एक यूएनएससी रेजोल्यूशन लेकर आया गया ऑन यूक्रेन, और रशिया ने क्या किया, रशिया ने इसको वीटो कर दिया। द यूएनएससी विच वॉज क्रिएटेड बैक देन एंड गिवन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है, ये पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है। इसीलिए यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन द 77-year ओल्ड हिस्ट्री ऑफ द यूएन, सिर्फ एक बार यहाँ पर ऑल्टर किया गया था कॉम्पोजिशन यूएनएससी का। यहाँ पर जो काउंसिल है इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया गया था फ्रॉम 11 to 15, और यहाँ पर 4 नॉन परमानेंट सीट्स का एडिशन हुआ था विद द एडिशन ऑफ 4 नॉन परमानेंट सीट्स। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्पोजिशन को कभी भी ऑल्टर नहीं किया गया। सिंस देन दुनिया बहुत बदल चुकी है, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस यहाँ पर ऑल्टर हो चुके हैं, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्ल्ड इन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो जो आज का यूएनएससी है ये आज की रियलिटीज़ को नहीं दिखाता है, नहीं रिफ्लेक्ट करता है। डेमोक्रेसी इज इन आर वेन्स, इन आर कल्चर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कंपेयर किया था बुद्धिस्ट भिक्षु संघ टू पार्लियामेंट। ही डिस्क्राइब्ड इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच हैड सेवरल रूल्स, कि यहाँ पर मोशंस की बात की गई थी, रेजोल्यूशन की बात की गई थी, कोरम की बात की गई थी। तो अगर यहाँ पर बुद्धिस्ट संघ में इसकी बात की गई, इसका मतलब यह है कि उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हुआ होगा जिससे लॉर्ड बुद्धा को इंस्पिरेशन मिली होगी। तो डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा पुरानी है। फिर यहाँ पर अनुभव मंडप की बात की गई है ऑफ भगवान बसवेश्वरा, जहाँ पर फ्री डिबेट एंड डिस्कशन को एनकरेज किया गया था। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली इंडिया यहाँ पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी कब से है, कितनी पहले से डेमोक्रेसी है इंडिया में। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड कि जो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग है ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो पेटेंट को लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोले गए। नेक्स्ट, झारखंड गवर्नमेंट रिटर्न्स डोमिसाइल बिल आस्क गवर्नमेंट टू रिव्यू लीगैलिटी। तो झारखंड में एक डोमिसाइल बिल लेकर आया गया था विच डिफाइंस अ लोकल इन द स्टेट बेस्ड ऑन द 1932 लैंड रिकॉर्ड्स। तो लोकल को यहाँ पर कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1932 लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि ये जो यहाँ पर बिल है इसको 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट्स पास्ट में ऐसा कह चुके हैं कि कोई भी यहाँ पर लेजिस्लेशन अगर ये वॉयलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कांट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। हाउएवर, courts in the past have said that it can be reviewed if it violates the fundamental structure, fundamental rights or the basic structure of the constitution। इस बिल के अनुसार लोकल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1932 के लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। जो कि यहाँ पर लैंडलेस हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द ग्राम सभास बेस्ड ऑन कल्चर, लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ये बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th शेड्यूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 9th शेड्यूल के बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, रेयर प्लेट्यू फाउंड बाय ARI टीम कुड होल्ड क्लूज टू प्लांट सर्वाइवल अमिड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर एक रेयर प्लेट्यू मिला है। Scientists at the Agarkar Research Institute in Pune have found a rare low-altitude basalt plateau in the Western Ghats. The Western Ghats are one of the 4 global biodiversity hotspots in India. There were so far अभी तक 3 नोन प्लेट्यू टाइप्स पता थे वेस्टर्न घाट्स में, हाई ऑल्टीट्यूड लेटराइट प्लेट्यूज, लो ऑल्टीट्यूड लेटराइट प्लेट्यूज एंड हाई ऑल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यूज। और ये जो यहाँ पर 4th टाइप मिला है ये है लो ऑल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू। There are only 4 months in the year during the monsoon जो कि इन प्लांट्स के लिए फेवरेबल है। So the plants which grow here only have 4-month life cycles. After the monsoons यहाँ पर पानी की पॉसिटी हो जाती है, पानी की स्कार्सिटी हो जाती है, उसके बाद भी ये प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं। The plants survive in 2 ways, या तो सीडिंग के थ्रू या तो न्यूट्रिशन को स्टोर करके। These plants continue to survive in an extremely hostile environment। तो इन प्लांट्स को यहाँ पर स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लांट स्पीशीज़ को भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो हम ये स्टडी कर सकते हैं कि ये प्लांट्स यहाँ पर इतने लंबे समय तक कैसे सर्वाइव कर रहे हैं।
Scientists say the low altitude plateau at Manjre supports a unique model that can be used to study the survival of plants in varying environmental conditions. This is crucial क्योंकि climate change की वजह से species को threaten हो रहा है including plants, क्योंकि यहाँ पर जो average temperature है लगातार increase हो रहा है. नेक्स्ट है द शेप ऑफ वाटर. तो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई है. इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है. India's January 25 notice to Islamabad seeking modification of the 1960 Indus Water Treaty is the fallout of a long-standing dispute. अब इंडिया यहाँ पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है वेस्टर्न रिवर्स पर. एक है यहाँ पर किशनगंगा ऑन द झेलम और दूसरा है रातले ऑन द चेनाब. लेकिन पाकिस्तान को इन दोनों प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत है. ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें जो वेस्टर्न रिवर्स है इसको पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है ICJ. तो ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई इंडस, चेनाब एंड झेलम. लेकिन इंडिया इसका नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है. रन ऑफ द रिवर हाइडल प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है. द किशन गंगा वॉज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग रूल्ड इन इंडियाज फेवर. लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करता रहा. पाकिस्तान यहाँ पर राटली डैम को लेकर ऑब्जेक्ट करता रहा. Delhi reportedly has sought to modify the treaty after Pakistan refused intergovernmental negotiations on the matter. तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें ग्रेडेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है. ग्रेडेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले कोई भी अगर इशू होगा, कोई भी यहाँ पर जैसे पाकिस्तान को प्रॉब्लम है किशन गंगा से लेकर, तो पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को बताएगा कि हमें प्रॉब्लम है. तो इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा परमानेंट इंडस कमिश्नर्स के लेवल पर. उसके बाद भी अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो ये हम मान लेंगे कि एक डिफरेंस बन गया है. फिर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के लेवल पर जाएगा और उसके बाद ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लेवल पर जाएगा. तो पहले पाकिस्तान का ये कहना था वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने ही ब्रोकर किया था, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से ये कहा कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो. ठीक है. फिर पाकिस्तान को लगा कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं, पाकिस्तान अपनी रिक्वेस्ट से रिट्रैक्ट हो जाता है और पाकिस्तान कहता है कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दो. अब इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि अगर ग्रेडेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है तो आप इसी अकॉर्डिंग तो चलोगे ना, कि अगर परमानेंट इंडस कमिश्नर्स के लेवल पर हैंडल हो चुका है ये मैटर तो न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पर अपॉइंट होना चाहिए. और इसीलिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से ये कहा कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो. वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर दिया और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बना दी. तो इंडिया को इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सेम इशू के ऊपर यहाँ पर पैरेलल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं हो सकता है. तो इंडिया ने पाकिस्तान को यहाँ पर नोटिस दे दिया है. नेक्स्ट है गांधी इन अमृत काल. Throughout history, the world has seen many kinds of leaders of men and women. Gandhi, he made the most humble and poverty-stricken Indian feel that he was a participant in something larger than himself. तो बेसिकली गांधी जी ने यहाँ पर लोगों को उनकी एजेंसी के बारे में फील करा है, उनकी पावर उनको बताई. दिस लेड द बेसिस फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विद द मोस्ट हम्बल वोटर. उसके पास भी पावर है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है थ्रू हिज इलेक्टोरल चॉइस. तो राइट टू वोट एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कि लोगों को एक रियलाइजेशन देता है, उनको सेंस देता है एक पावर का, एक एजेंसी का. इन ऑनरिंग रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, जिन्होंने जो कि वायलेंस का यूज़ कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने हमेशा कहा कि भले ही आप यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हो लेकिन वायलेंस एज अ टूल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वायलेंस एक बार अनलीश हो जाता है तो इसको आप सेलेक्टिव नहीं रख सकते हो कि हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो इसको यूज़ किया वैसे हम यूज़ नहीं करेंगे. आप इसको सेलेक्टिव नहीं रख सकते हो, ऐसा गांधी जी का मानना था. इन ऑनरिंग रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हु एम्ब्रेस्ड वायलेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिफीट कॉलोनियल रूल, वन शुड रेजिस्ट द incipient temptation to glorify violence as a legitimate instrument to achieve political ends in general. One may argue कि जो revolutionary violence है ये against colonial rule था, was legitimate और इसको acknowledge किया जाना चाहिए, but it should also be made explicitly clear कि independent democratic state में कोई भी यहाँ पर रूम नहीं है वायलेंस के लिए. गांधी अंडरस्टूड क्लियरली दैट वायलेंस वंस अनलीश्ड तो ये यहाँ पर सेलेक्टिव नहीं रह जाता है. इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की ही बात की. ही गेव द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अ वर्नाकुलर डायमेंशन रूटेड इन इंडियाज ओन सिविलाइजेशनल हेरिटेज. यहाँ तक कि गांधी जी का ये भी कहना था कि जो कांग्रेस है ये अपने आप को डिसबैंड कर ले इटसेल्फ एज अ पॉलिटिकल पार्टी. जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस खुद को यहाँ पर डिसबैंड कर ले एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ये सिर्फ एक मास मूवमेंट रहे जो कि डेडिकेटेड रहे टू द सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया.
फिर यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी एक डिवाउट हिंदू थे एंड एक्नॉलेज दैट इंडियंस इन जनरल वेदर हिंदू मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन इनको अपने फेथ को लेकर डिवाउट रहना चाहिए, वर ऑल डिवाउट एडहेरेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेथ्स। फॉर हिम इंडिया तभी एक सेकुलर कंट्री बन सकता है जब सारे ही रिलीजियस फेथ्स यहाँ पर को एग्जिस्ट करें हारमोनी में एंड इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज अ डीपली वूंडिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम, जिन्होंने गांधी जी ने इसको एक पर्सनल फेलियर की तरह लिया कि यहाँ पर पार्टीशन हो गया। इट इज़ एन आयरनी कि उनको असैसिनेट कर दिया गया फॉर ostensibly allowing India to be divided based on religion when nothing was more distressing and tragic for him. नेक्स्ट है सेंसस मेथड्स। तो ऑथर ने कहा कि सेंसस कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा होगा तभी आप पॉलिसी बना सकते हो। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे। 2021 में सेंसस होना था, अभी तक नहीं हो पाया है। इंडिया एस्पायर्स टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2035, लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इज़ द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर गवर्निंग, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन का ही डेटा नहीं है। Beyond this period, estimations can be erroneous, particularly at the district level due to dynamic patterns of population components, among them fertility, mortality, migration. तो यहाँ पर सेंसस कंडक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। India has a long history of conducting census without interruption from 1881 with the rare exception of Assam in 1981 and Jammu Kashmir in 1991, क्योंकि वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा था, वरना यहाँ पर सेंसस हर बार हुआ है, तो आपको सेंसस कराने की ज़रूरत है। Enforcing the patent bargain, ये आर्टिकल यहाँ पर अच्छा है। 2016 मई में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि अब बन चुका है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो इसने यहाँ पर नेशनल आईपीआर पॉलिसी को रिलीज़ किया था। आईपीआर पॉलिसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को यहाँ पर रिलीज़ किया था कि ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव भारत बन सके। गोल क्या था इसका, तो गोल इसका बेसिकली यही था कि इफेक्टिव आईपीआर लॉज होने चाहिए। इसके अलावा जो सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन है इसको यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो एडजुडिकेरी मैकेनिज्म्स है आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट से डील करने के लिए, तो उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। टू स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट एंड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म्स फॉर कॉम्बैटिंग आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट्स, तो यहाँ पर आईपीआर पॉलिसी लेकर आई गई थी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 में। अच्छी बात है, इसकी वजह से इनोवेशन इंक्रीज होता। फॉलोइंग दिस ओवर द लास्ट 6 years आईपीआर इकोसिस्टम जो कंट्री का है, इसने यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस को विटनेस किया है। आईपीएबी इसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया था, और जो इसका जूरिसडिक्शन है इसको रीट्रांसफर कर दिया गया था टू हाई कोर्ट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, और इसका जूरिसडिक्शन यहाँ पर रीट्रांसफर कर दिया गया था टू हाई कोर्ट्स। ऐसा इसीलिए किया गया था कि बेसिकली जो आईपीआर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेज हैं इनको जल्दी से डिस्पोज किया जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि हम कन्वे करना चाहते थे जो इन्वेस्टर्स हैं कि इंडिया जो है ये एक आईपी सेवी एंड इवन आईपी फ्रेंडली जूरिसडिक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं नेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक हेल्थ कमिटमेंट्स पर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑथर ने कहा है कि पेटेंट फ्रेंडलीनेस में हम ज़्यादा चलेंगे रादर पेटेंटी फ्रेंडलीनेस। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने बात की है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स की। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है कि जब पेटेंट यहाँ पर ख़त्म होने वाला होता है तो उसके बाद क्या किया जाता है, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मॉडिफिकेशन ना भी हो तभी उसकी उतनी ही एफिशिएंसी रहेगी। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर वापस से पेटेंट ले लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप रॉयल्टी अर्न करते रहो। तो एवरग्रीनिंग पेटेंट्स ऑन ड्रग्स विच रिलेट टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, कैंसर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस एंड अदर सीरियस कंडीशंस कंटिन्यू टू बी ग्रांटेड टू फार्मास्यूटिकल इनोवेटर कंपनीज बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो ऑथर को इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एवरग्रीनिंग पेटेंट्स क्यों हो रहे हैं। What is also disquieting is the non-application of the Supreme Court's verdict in Novartis versus Union of India, जिसपे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पेटेंट मोनोपली नहीं होने देनी है टू प्रिवेंट द एवरग्रीनिंग ऑफ अ पेटेंट मोनोपली, कि अगर कोई यहाँ पर कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल एडिशन कर रहा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो यहाँ पर ड्रग उसका जो इम्पैक्ट था उस मॉडिफिकेशन के बाद भी उस ड्रग का वही इम्पैक्ट रह रहा है, तो आप कैसे इसके ऊपर पेटेंट दे सकते हो। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स हो रहा है। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि इस बात को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। पेटेंट बार्गेन, अब अगर यहाँ पर कोई नई टेक्नोलॉजी बनती है या तो कोई नई ड्रग बनती है, इसका लार्जर पर्पस क्या होता है, इसका लार्जर पर्पस यही होता है ना कि लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट IP legislations
such as the Patents Act do not exist for the sole benefit of the IP right owners, और ये लोगों के बेनिफिट में भी आने चाहिए और इसीलिए यहाँ पर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स नहीं होना चाहिए. Clearly, there are four stakeholders under the Patents Act: the society, the government, patentees, and their competitors. It is one thing to operate under the understandable belief that भारत को अपने IPR इकोसिस्टम में लेयर्स को ऐड करने की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास IPR सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट हमें इसको ऊपर रखना है, पब्लिक हेल्थ हमें इसको भी ऊपर रखना है. नेक्स्ट द इन्फ्लेशन इन मिल्क. तो ऑथर ने ये बताया कि मिल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है और यहाँ पर पिछले साल 8 रुपये मिल्क के प्राइस में इंक्रीज़ हुआ था. ठीक है, अब ये क्यों इंक्रीज़ हुआ? सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर रीज़न बताया है पैंडमिक. पैंडमिक में क्या हुआ? पैंडमिक में अचानक से डिमांड मिल्क की बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि वेडिंग्स नहीं हो रही थी, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, कैंटीन्स बंद हो गई थी, होटल्स बंद हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मिल्क की डिमांड बहुत कम हो गई. अब जब मिल्क की डिमांड कम हो गई तो फार्मर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? फार्मर्स ने अपने हर्ड का जो साइज़ है इसको नहीं इंक्रीज़ किया, और अब जब मिल्क की डिमांड ही नहीं है तो मिल्क के प्राइस भी कम हो गए थे. जब मिल्क के प्राइस कम हो गए तो फार्मर्स को इतना प्राइस मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफ्स को फीड नहीं कर पा रहे थे और काफ्स यहाँ पर अंडर फेड रह गए, और जो काफ्स यहाँ पर उस समय अंडर फेड थे अभी काऊ जब बने हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ज़्यादा मिल्क नहीं दे पा रही हैं. द काव्स दैट वर अंडरफेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन विच एक्सटेंडेड पास्ट द सेकेंड कोविड वेव अंटिल जून 2021 एंड बियॉन्ड आर टुडेज काउज. मोस्ट ऑफ देम अगर ये सर्वाइव कर भी गए हैं तो वुड बी पुअर मिल्कर्स. तो ये यहाँ पर ज़्यादा दूध नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिल्क का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है. तो क्या ये सोल रीज़न, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है? तो इसके अलावा भी यहाँ पर रीजन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द सप्लाई साइड द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैटल फीड. तो जो कैटल फीड है इसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, जैसे कि कॉटन सीड, रेप सीड, ग्राउंड नट एक्सट्रैक्शंस, सोयाबीन मील, मेज, डी ऑयल्ड राइस ब्रान एंड मोलासेस, इन सब में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है. ये भी एक यहाँ पर रीज़न हो सकता है कि मिल्क में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा क्यों है. फिर यहाँ पर कैटल में एक डिजीज़ हो रही थी जिसका नाम था लंपी स्किन डिजीज़, लंपी स्किन डिजीज़. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट सेफ एबॉर्शन डिबेट कंटिन्यूज. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 तो 1971 का था, 2021 में यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था. दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अलाउड अ रेप्ड माइनर टू टर्मिनेट हर 25 वीक प्रेगनेंसी एंड यहाँ पर गाइडलाइंस को भी फ्रेम किया गया कि ऑफिसर्स कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर रेप का केस है या तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है जहाँ पर प्रेगनेंसी 24 वीक्स को एक्सीड करती हो. तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि वुमेन को अगर डिनाई किया जा रहा है, उसको यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं अलाउ किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डिनाई कर रहे हो राइट टू लिव विथ डिग्निटी. ठीक है, तो ये यहाँ पर कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का. इन डूइंग सो द हाई कोर्ट वेंट बियॉन्ड द 24-week अपर लिमिट इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 एंड द सुप्रीम कोर्ट्स 2022. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 यहाँ पर रेप विक्टिम्स के लिए 24-week अपर लिमिट है एबॉर्शन के लिए. सुप्रीम कोर्ट्स 2022 जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के जजमेंट में क्या कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड बॉडी ऑटोनॉमी के स्कोप को यहाँ पर एक्सपेंड किया था और अनमैरिड विमेन को भी ये राइट दिया गया था, ट्रांसजेंडर्स एंड जेंडर क्वेयर ग्रुप्स. It allowed abortions in cases where the pregnancy was 20 to 24 weeks old and said ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगर आप यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड विमेन के बीच में भेदभाव कर रहे हो. सारी ही विमेन यहाँ पर एंटाइटल्ड हैं टू द बेनिफिट ऑफ सेफ एंड लीगल एबॉर्शंस. आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो मैरिड एंड अनमैरिड के बेसिस पर. बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिसेंटली एक विमेन को अलाउ किया है 33-week ओल्ड प्रेगनेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस. जबकि यहाँ पर एम्स के बोर्ड का ये कहना था कि डिले हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो महिला है उसके पास यहाँ पर डिसीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए. इन देयर जजमेंट्स डिलीवर्ड विद इन डेज ऑफ ईच अदर द बॉम्बे एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स अलाउड एग्जेम्पशंस दैट वेंट बियॉन्ड द परमिसिबल कन्फाइंस ऑफ द रूल 3B ऑफ द रूल्स, जो कि यहाँ पर 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन जो कि एलिजिबल हैं फॉर टर्मिनेशन बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स. कौन सी विमेन? सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, माइनर्स, विमेन विथ डिसेबिलिटीज और मेंटल इलनेस एक्सेट्रा. न्यू केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट. अब एक केस यहाँ पर आया है 20 साल की महिला का. द क्वेश्चन ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड द फीटस राइट टू लाइफ. अब यहाँ पर जो ये 20 साल की महिला है, इसकी यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है ये 8 month प्रेगनेंसी है. ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है कि फीटस जो है वो जिंदा हो. तो ऐसे में यहाँ पर
क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फीटस का राइट टू लाइफ और विमेन की रिप्रोडक्टिव चॉइस, तो इसको यहाँ पर कैसे बैलेंस किया जाए। तो क्वेश्चन ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव चॉइस, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल का ये कहना है कि सिजेरियन करना पड़ेगा और चाइल्ड विल बी बॉर्न अलाइव, तो ऐसे में क्या किया जाए, इसको न्यू नेटल केयर भेजा जाए नहीं भेजा जाए, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो वाइडर डिबेट सेफ एबॉर्शन, किसको अलाउ करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएस में भी जो रो वर्सेस वेड का जजमेंट था इसको यहाँ पर ओवरटर्न किया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर भी। मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, मुगल गार्डन कल भी हमने डिस्कस किया था कि मुगल गार्डन एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि बाबर लेकर आया था। The gardens drew their inspiration from the Mughal gardens of Jammu and Kashmir, the gardens around the Taj Mahal. Their architecture was based on the gardens of medieval Persia, particularly the Char Bagh structure, जहाँ पर आपको फव्वारा मिल जाएगा। The Char Bagh style was intended to create a representation of perfect harmony with the elements of nature. ठीक है, with the Mughals canals and terraces, lutins फ्यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ यूरोपियन फ्लावर गार्डन्स, तो ये जो यहाँ पर मुगल गार्डन बनाया गया था, तो एडविन लुटियंस ने जो मुगल आर्किटेक्चर उसके कुछ फीचर्स लिए, कुछ यहाँ पर यूरोपियन फीचर्स भी लिए और इस मुगल गार्डन का यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। पोलर वोटेक्स, यहाँ पर ये बताया गया जो पोलर वोटेक्स है ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है साउथ पोल की तरफ, जिसकी वजह से एशिया में हमें इतनी ज़्यादा विंटर्स देखने को मिल रही हैं। साइंटिस्ट say Asia's extreme cold is largely the result of the so-called polar vortex, the same weather phenomenon, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर था और एशिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है, एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि पोलर वोटेक्स यहाँ पर साउथ में शिफ्ट हो रहा है, और पोलर वोटेक्स यहाँ पर साउथ में क्यों शिफ्ट हो रहा है इसका रीज़न इन्होंने बताया है क्लाइमेट चेंज। द पोलर वोटेक्स इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ्स रोटेशन एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द आर्कटिक एंड मिड लैटिट्यूड्स व्हेन दोज वेरिएशंस इन टेम्परेचर्स ग्रो, तो जो पोलर वोटेक्स है ये यहाँ पर साउथ में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में यहाँ पर कुछ लोगों की जान चली गई, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैगनर, वैगनर क्या है, वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री है रशिया की, वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री है रशिया की। डोनेट्स के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हाउ टेक फर्म्स मिसरीड पेंडेमिक, तो हम बहुत टाइम से न्यूज़ देख रहे हैं कि अमेजोन ने यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया, अल्फ़ाबेट्स ने यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया, तो ये इतने सारे वर्कर्स को ले ऑफ कर क्यों रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि पैंडेमिक में ये जो सेक्टर है इसने बहुत ज़्यादा बूम देखा था और इनको लगा कि रेवेन्यू हमारे इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आने वाले समय में भी ऐसा ही रहने वाला है, जिसकी वजह से इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को हायर किया। अगर हम अमेजोन की बात करें या हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हायर किया गया। उस समय ऑनलाइन सेक्टर में यहाँ पर बूम हुआ था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि पैंडेमिक तक सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर हुआ रशिया यूक्रेन वॉर, और जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर वापस से कम होने लग गई और इनको इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ पर रेवेन्यू लॉस होने लग गया, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। फ्रॉम वर्कर्स एट बेहेमोथ्स लाइक गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट टू दोज वर्किंग एट स्टोरेज स्टार्टअप्स लाइक स्विगी, ओला, हर जगह आपको यहाँ पर ले ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि पैंडेमिक में इन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा था, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ऑनलाइन सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। टू अंडरस्टैंड व्हाई टेक कंपनीज आर लेइंग ऑफ वर्कर्स नाउ, टर्न बैक टू द पैंडेमिक, जब इंडस्ट्री बूम कर रही थी। इन द 2 years ऑफ द पैंडेमिक दीज कंपनीज सॉ record revenues coming in as people shifted to online services to get things done, जैसे कि e-commerce platforms like Amazon, to shifting their entire working day online on platforms। एक रीज़न इसका और बताया गया कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही थी, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पर जब फ्रॉड देखा गया, जैसे कि भारत पे का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो फंडिंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा डिलीजेंस के बाद ही यहाँ पर फंडिंग दे रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो ये भी एक यहाँ पर रीज़न है कि स्टार्टअप्स को भी फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है। Road transport sector has highest number of delayed projects, government report। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो IPMD है ये मॉस्पी के अंदर है, ये मॉस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन इज मैंडेटेड टू मॉनिटर सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट यहाँ पर 150 करोड़ या उससे ज़्यादा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसमें यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा डीलेड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, फॉलोड बाई रेलवेज एंड द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो।
इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स एंड आपके मेंस के लिए यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, telegram ID to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेगा फॉर द वीडियोज़। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इकॉनमी पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि जो टेक फर्म्स हैं ये इतने ज़्यादा लोगों को ले ऑफ क्यों कर रहे हैं। इसका रीज़न हमने डिस्कस किया कि पैंडमिक के दौरान डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, तो इनको लगा था कि आगे ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर रीसेशन का खतरा होने लग गया, और जिसकी वजह से इनका यहाँ पर रेवेन्यूज़ भी इतने नहीं रहे, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर ले ऑफ कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन, जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वैगनर ग्रुप, जो कि रशिया का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। मुगल गार्डन का नाम यहाँ पर अमृत उदयान कर दिया गया। फिर यहाँ पर हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के बारे में डिस्कस किया एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, दिल्ली हाई कोर्ट का क्या जजमेंट रहा। मिल्क में इन्फ्लेशन है, तो मिल्क में इन्फ्लेशन पैंडमिक की वजह से है। पैंडमिक एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि पैंडमिक में डिमांड अचानक से कम हो गई, और जिसकी वजह से फार्मर्स को उतने प्राइसेस नहीं मिल रहे थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स ने क्या किया, जो हर्ड का साइज़ है उसको उतना ही रखा या तो उसको कम कर दिया, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ्स अंडरफेड रह गए, और काफ्स यहाँ पर अंडरफेड रह गए, जिसकी वजह से ये जो आज काव बनी है तो ये उतना मिल्क नहीं दे पा रहे हैं। फिर हमने पोलर वॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया कि ये साउथ में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर का एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स हो रही है, तो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को लेकर यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। सेंसस मैटर्स, तो आपके पास डेटा होगा तभी आप पॉलिसी बना सकते हो। देन हमने IWT के बारे में डिस्कस किया, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी की मॉडिफिकेशन के लिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो वेस्टर्न रिवर्स है इसको एलोकेट किया जाता है टू द पाकिस्तान, जो कि है ICJ, और जो ईस्टर्न रिवर्स है RBS, रवि, ब्यास, सतलज, ये इंडिया को एलोकेट की गई हैं। गांधी इन अमृतकाल, ये हमने डिस्कस किया। रेयर प्लेट्यू फाउंड बाय ARI टीम। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है झारखंड में जो डोमिसाइल बिल है, और इनका ये कहना है कि इसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया में डेमोक्रेसी कितना ज़्यादा पुरानी है। UNSC में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज की रियलिटीज़ को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। बाकी यहाँ पर जो मिलिट्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देन हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।